हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। जनरल स्टडी 360 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपातकालीन प्रावधान। सबसे पहले तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविज़न। भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल की व्याख्या की गई है। किसमें? भाग 18 में। आपातकाल देश में लागू क्यों किया जाता है? आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसकी घोषणा कब होती है? आपातकाल जो है देश की सुरक्षा, संप्रभुता, उसकी अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा के ऊपर जब भी कोई खतरा मंडराता है तब देश में आपातकाल की घोषणा होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में इसकी व्याख्या की गई है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 में इसकी व्याख्या की गई है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में इसकी व्याख्या की गई है। आज के इस लेक्चर में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 को ही देखेंगे। बाकी के ये दोनों जो आपातकाल हैं, इमरजेंसी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप राष्ट्रीय आपातकाल को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स में हम इसको देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब होती है, इसकी घोषणा करने से नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, देश पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी घोषणा के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम देखेंगे। आइए देखते हैं घोषणा के आधार पे। सबसे पहला पॉइंट है घोषणा के आधार पे। भारत में जब कोई देश आक्रमण करता है बाहर से, या कोई बाहरी आक्रमण हो, युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह हो देश के भीतर, तो देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधान आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक आपातकाल, दूसरा है बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल उसे कहते हैं जब बाहर से कोई बाहर का देश अपने देश के प्रति युद्ध छेड़ता है, सीमा पर जब युद्ध छेड़ता है तो जाकर के बाह्य आपातकाल की घोषणा होती है। लेकिन आंतरिक आपातकाल कब होता है? आंतरिक आपातकाल उसे कहते हैं जब कोई सशस्त्र विद्रोह होता है, तो देश में अव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो आपातकाल घोषणा होती है उसको आंतरिक आपातकाल की कहते हैं। आंतरिक आपातकाल में ध्यान देने वाली बात यह कि आंतरिक आपातकाल में जो सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो सशस्त्र विद्रोह शब्द के पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले इस शब्द की जगह पे आंतरिक गड़बड़ी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके आधार पे 1975 में 1975 में हमारे जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा जो आपातकाल घोषित हुआ था वो उसी शब्द के आधार पर घोषित हुआ था। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही उसको घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, अपने देश में 3 बार आपातकाल घोषित हो चुका है। सबसे पहला आपातकाल जो घोषित हुआ था वो 1962 में हुआ था, जो कि इंडिया और चाइना के वार के दौरान हुआ था। जब दूसरा आपातकाल घोषित हुआ वो 1971 में हुआ, उस समय इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था। और तीसरी बार जो आपातकाल घोषित हुआ है वो है 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर उसको आपातकाल को घोषित किया गया था। अब उसके पीछे का सिचुएशन कुछ इस तरह से था कि जब 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, तो वार समाप्त होने के बाद देश की परिस्थिति कुछ इस तरह से थी कि जीडीपी नीचे आ रही थी, अर्थव्यवस्था बिगड़ रहे थे, कुछ जगहों पे स्ट्राइक चल रहे थे और जेपी आंदोलन उस समय बहुत जोर पे था। तो देश में अव्यवस्था को देखते हुए और उस सिचुएशन को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारे उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। इस आपातकाल को काला अवधि या ब्लैक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय आपातकाल घोषित हुआ था उस समय ना ही मंत्रिमंडल से सलाह ली गई थी और ना ही किसी को बताया गया था। सिर्फ राष्ट्रपति के सलाह से इस आपातकाल को घोषित कर दिया गया था, इसीलिए इसको ब्लैक पीरियड कहा जाता है। इसका एक और भी कारण था, उस समय जितने भी आंदोलनकारी थे, उस समय जितने भी आंदोलन हो रहे थे, जो आंदोलनकारी थे उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था।
इस वजह से भी इसको ब्लैक पीरियड के नाम से जाना जाता है। यह आपातकाल 2 साल तक यानी कि 1977 तक था और जब 1977 में यह आपातकाल समाप्त हुआ और जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर चुकी थी और उस समय जनता दल सत्ता में आई। जब जनता दल सत्ता में आई तो एक आयोग की स्थापना की गई थी, उसका नाम था शाह आयोग। और इस आयोग की स्थापना के पीछे एक उद्देश्य ये था कि जो आपातकाल लागू हुआ था 1975 में वो वाकई तर्कसंगत था या नहीं था। इस चीज़ को जानने के लिए एक शाह आयोग की स्थापना की गई और शाह आयोग ने जब इस चीज़ को एनालाइज किया और एनालाइज करके जब उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें ये दिया गया था कि ये आपातकाल जो लागू हुआ था वो तर्कसंगत नहीं था। और इसी के आधार पर 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें बहुत सारे चेंजेज हुए आपातकालीन प्रावधान के बीच लिए। उसे बहुत सारे परिवर्तन किए गए आपातकालीन प्रावधान में, जो कि हम आगे आपको बताते रहे, अभी बताएंगे। फ्रेंड, आपातकाल के दौरान 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान से। और उसके बाद जब 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ था तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो आइए देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि आंतरिक आपातकाल किसे कहते हैं, बाह्य आपातकाल किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश या देश के किसी एक भाग पे लागू हो सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित होता है तो ये पूरे देश में घोषित होता है या फिर किसी देश के किसी एक भाग पे भी घोषित किया जा सकता है। अच्छा, एक भाग पे जो घोषित करने का जो अधिकार राष्ट्रपति को मिला है वो कब मिला था? वो मिला था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिस समय आपातकाल उस समय चल ही रहा था। 1975 में जो आपातकाल घोषित हुआ था वो उस समय चल रहा था। उसी दौरान जब 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है संपूर्ण देश में तो लागू होता ही है, लेकिन किसी एक भाग पे भी लागू करने का अधिकार जो राष्ट्रपति को मिला था वो इसी में मिला था, 42वें संविधान संशोधन में। इसका अगला पॉइंट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति जब भी आपातकाल की घोषणा करेगा उसके पहले वो मंत्रिमंडल की सिफारिश, लिखित सिफारिश उसको लेनी होगी और मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करना होगा, तब जाकर वो आपातकाल घोषित कर सकता है। लेकिन 1975 में ऐसा नहीं हुआ था और इसी वजह से जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये जो प्रधानमंत्री का जो एकल निर्णय लेने की जो संभावना थी उसको समाप्त कर दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री जो एकल निर्णय, देखिए मंत्रिमंडल की सलाह से और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही आपातकाल घोषित हो सकता है, न कि प्रधानमंत्री के निर्णय से। अकेले प्रधानमंत्री के निर्णय से आपातकाल घोषित नहीं हो सकता है। इसीलिए जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो जो प्रधानमंत्री के एकल निर्णय की जो संभावना थी उसको समाप्त कर दिया गया। आइए आगे के पॉइंट में देखते हैं। 1975 के 38वें मतलब 1975 के 38वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अधिनियम में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा परिधि से बाहर रखा गया था। जो 1975 में 38वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें क्या प्रावधान था? उसमें ये प्रावधान था कि जब भी आपातकाल घोषित होगा उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, वो न्यायिक परिधि से बाहर रखा गया था। किंतु इसको भी 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में तो इसको भी समाप्त किया गया, इस प्रावधान को भी समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि 1975 में जो आपातकाल घोषित हुआ था उसी के प्रभाव को देखते हुए जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको समाप्त कर दिया गया, इस प्रावधान को भी, और इसको समाप्त करके उसको न्यायिक समीक्षा की परिधि में इसको रखा गया। किसको? आपातकाल की घोषणा को। कैसे? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मिनर्वा मिल्स मामला जब कि 1980 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि आपातकाल की घोषणा कोई हठधर्मिता, असंबद्ध तर्क या विवेक शून्य के आधार पर होता है तो उसको न्याय अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि कोई भी आपातकाल की घोषणा अगर
हट के आधार पे, कोई सरकार अगर अपनी जिद के आधार पे करता है, या फिर वो न्याय संगत नहीं है, कोई तर्क के आधार पे नहीं है, या फिर वो विवेक शून्य है, तो उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये जब 44वां संविधान 44वें जब संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये प्रावधान किया गया। इसीलिए कह रहे हैं 44वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे इसमें आपातकाल के प्रावधान में। आइए आगे देखते हैं। संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि। अब आपातकाल घोषणा होने के लिए संसद का स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो वो देखते हैं कैसे आप स्वीकृति उसको प्रदान की जाती है, मिलती है। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा आपातकाल की घोषणा होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक होता है। जब देश पे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, तो 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को ही स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक होता है। ये भी प्रावधान कब किया गया? ये प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन में किया गया। किसका? 1 माह का। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से पहले इसका जो अवधि का जो टाइम पीरियड था वो 2 माह था, 2 महीने के लिए उस समय था 44वां संविधान संशोधन से पहले। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद इसको 1 माह का इसका टाइम पीरियड किया गया कि 1 माह के अंदर दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों को ही स्वीकृति प्रदान करना होगा। ठीक है। यदि आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, ठीक है, जैसे आपातकाल की घोषणा हुई और 1 महीने के अनुमोदन से पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो फिर अनुमोदन कैसे लोकसभा देगा? तो उसके लिए प्रावधान किया गया कि लोकसभा की जब पुनर्गठन होगा तो और उसकी जो पहली बैठक होगी उसमें से 30 दिन तक ये घोषणा जारी रहता है अनुमोदन देने का। और हाँ, उसमें भी राज्यसभा द्वारा उसको अनुमोदित किया जा चुका हो, यानी कि राज्यसभा द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हो, तब जाकर ये प्रावधान किया गया इसमें। आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? भाई आपातकाल तो घोषित हो गया, अगले कितने समय तक? तो संसद का जब अनुमोदन, जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब स्वीकृति मिल जाती है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है, यानी 6 महीने तक जारी रहता है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया। इसके आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही अनुमोदन से ही इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। जब तक संसद स्वीकृति नहीं देगी, इसको अनंत काल तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है। ये भी जो प्रावधान किया गया है, जो संसद के अनुमोदन के तहत इसको आगे बढ़ाने का, वो भी 44वें संविधान संशोधन में ही किया गया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब आपातकाल घोषित होता था तो मंत्रिमंडल अपने स्वेच्छानुसार इसके टाइम पीरियड बढ़ा देता था, इसका समय सीमा बढ़ा देता था। तो 44वें संविधान संशोधन में इसको इस तरह से बनाया गया कि इस पे संसद का नियंत्रण बना रहे, लोकसभा का नियंत्रण इस पे बना रहे। इस वजह से इसमें कहा गया कि 6 माह से अधिक अगर समय बढ़ाना है, इसकी अवधि बढ़ानी है, तो संसद के सदन का अनुमोदन इसके लिए आवश्यक है। ठीक है। आगे के पॉइंट क्या? आपातकाल की घोषणा या जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव, आपातकाल की घोषणा और इसका जो जारी रखने का प्रत्येक जो प्रस्ताव होता है वो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होता है। आपातकाल की जब घोषणा होती है और उसको आगे बढ़ाने, जारी रखने के लिए जो भी प्रस्ताव पारित होता है वो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होता है। ये भी प्रावधान 44वें संविधान संशोधन में किया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले साधारण बहुमत से ही इसको पारित कर दिया जाता था। अब वो विशेष बहुमत कैसे? पहला तो ये उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, और दूसरा ये कि उस सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके मतदान के समय सदस्यों की 2/3 बहुमत चाहिए, तब इसके सदन के जो प्रत्येक जो प्रस्ताव आते हैं उसको पारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संसद के अनुमोदन के बिना राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी घोषणा
नहीं की जा सकती। संसद का अनुमोदन अति आवश्यक है उसके लिए भी। ठीक है, आगे देखते हैं उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होती है। आखिर जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू हो जाता है, उसकी घोषणा कर दी जाती है, तो उसकी समाप्ति कैसे होती है इसके बारे में देखते हैं। उद्घोषणा की जो समाप्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय आपातकाल की घोषणा के बाद दूसरे ही घोषणा से उसकी समाप्ति कर दी जाती है। राष्ट्रपति जब भी चाहे उसके दूसरे एक घोषणा के साथ आपातकाल को समाप्त कर सकता है। उसके लिए संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ये कि यदि लोकसभा जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव को निरस्त कर दे, यदि लोकसभा जो जारी रखने के जो स्वीकृति प्रदान की जाती है अगर उसको निरस्त कर देता है, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। और ये प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन में किया गया कि लोकसभा अगर उसको आगे जारी रखने के जो प्रस्ताव लोकसभा के पास जब जाता है और वो लोकसभा चाहता है कि नहीं अब इसको समाप्त कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति को इसको समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। आगे देखते हैं, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य, ठीक है, और स्पीकर जिस समय संसद नहीं चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस दे दे कि इसको समाप्त किया जाए या उसके संबंध में, तो राष्ट्रपति क्या करता है, 14 दिन के अंदर घोषणा को समाप्त करने के लिए एक विशेष बैठक विचार विमर्श के लिए बुला सकता है। तो इस प्रकार से इस घोषणा की समाप्ति होती है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद इसका देश पर प्रभाव क्या पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद देश पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें सबसे पहले प्रभाव केंद्र राज्य के संबंधों पे पड़ता है। कैसे, आइए देखते हैं। केंद्र राज्य के संबंधों पे इस तरह से क्योंकि कार्यपालक और विधायी और वित्तीय शक्तियां, ये जो तीनों शक्तियां, ये तीनों पे ही प्रभाव पड़ता है। कार्यपालक पे कैसे पड़ता है, कार्यपालक पे इस तरह से शक्तियां पड़ती है, जो केंद्र की कार्यपालक शक्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं आपातकाल के दौरान, और केंद्र की कार्यपालक शक्तियाँ राज्य के कार्यपालक शक्तियों को जो निर्देश देती है वो इसी निर्देश को राज्य के कार्यपालक करते हैं, पूरा करते हैं, क्योंकि सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाती हैं। केंद्र पावरफुल हो जाता है उस वक्त। तो जो केंद्र के कार्यपालक होते हैं वो राज्य के कार्यपालक को जो भी निर्देश देते हैं वो उनको मानना पड़ता है। विधायी शक्तियों में क्या है कि विधायी शक्तियों पर प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा कि 3 शक्तियों में बंटवारा किया गया, 3 भागों में बंटवारा किया गया है शक्तियों का, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, किंतु राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार एक राज्य विधानमंडल को है। लेकिन जब आपातकाल घोषित होता है तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची पे भी कानून बनाने का अधिकार विधायी केंद्र को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन होते हुए भी आपातकाल के दौरान हमारे देश का जो स्वरूप होता है, जो शासन का जो स्वरूप होता है वो एकात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र में निहित हो जाती हैं। इस प्रकार से विधायी शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। अब वित्तीय शक्तियों पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? वित्तीय शक्तियों पे क्या है कि जब करों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि करों के बंटवारे में राज्यों को करों में कमी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि राज्य के कर उस समय निलंबित भी कर दे। उस समय राज्य के जो करों का बंटवारा होता है उसमें राज्य को कर दे भी ना, कुछ समय के लिए स्थगित करे, निलंबित कर दे। तो इस तरह से वित्तीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं अगला प्रभाव, लोकसभा व विधानमंडल के कार्यकाल पर प्रभाव। जो अगला प्रभाव है, लोकसभा और विधानमंडल के जो कार्यकाल होते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। लोकसभा के कार्यकाल पे कैसे? लोकसभा के कार्यकाल जैसे कि 5 साल का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय जब आपातकाल घोषित होता है तो उसके कार्यकाल को अगर बढ़ाना होता है तो करना क्या, संसद के द्वारा विधि बना करके लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और कितने भी समय तक ये बढ़ाया जा सकता है। कैसे? संसद द्वारा विधि बना करके, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है लेकिन 1 साल को बढ़ाकर उसको 6 साल भी किया जा सकता है, और जब इसकी समाप्ति होती है तो वो 6 माह से अधिक इसकी अवधि नहीं होती है। लेकिन
राज्य विधानमंडल में भी सेम प्रोसेस है। राज्य विधानमंडल में जब कार्यकाल बढ़ाना होता है तो उसमें भी क्या होता है, लेकिन वहाँ पे फर्क क्या पड़ता है, राज्य विधानमंडल में कार्य बनाने के लिए राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाता है, यहाँ पे भी कानून संसद ही बनाता है। यानी कि राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए संसद द्वारा कानून बना करके राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। और इसकी भी समाप्ति 6 महीने के, जब समाप्ति इसकी होती है तो 6 महीने तक इसकी अवधि नहीं रहती है। तो इस तरह से कार्यकाल पे भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मूल अधिकारों पर। मूल अधिकारों पे जो इसका प्रभाव है वो किस प्रकार से, आइए देखते हैं। आर्टिकल 358 और 359 मूल अधिकारों के प्रभाव के विषय में वर्णन करता है। आर्टिकल 358 कहता है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में यानी कि आर्टिकल 19 में शामिल मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जो मूल अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 में जो हमें मिला है स्वतंत्रता का अधिकार में, जैसे कि हमें आवागमन के जो अधिकार हैं, व्यापार करने के जो अधिकार हैं, कहीं भी रहने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हमारे हैं वो आर्टिकल 19 में आते हैं। और ये सारे जो आर्टिकल 19 में जितने भी अधिकार आते हैं वो सारे अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद में 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें कुछ 2 प्रतिबंध भी लगाए गए। किसमें, आर्टिकल 358 में। उसका पहला प्रतिबंध तो ये लगाया गया कि आर्टिकल 19 में जो भी हमारे मूल अधिकार हैं वो वाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित होंगे, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। अगर कोई बाहरी देश हमारे देश पे आक्रमण करता है और उसके दौरान जब हमारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो हमारा 19 में जो हमारे मूल अधिकार है उसको निलंबित किया जाता है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पे अगर आपातकाल घोषित होता है तो हमारे 19 के जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित नहीं किए जाएंगे। इसका दूसरा इसका प्रतिबंध क्या लगाया गया, दूसरा प्रतिबंध इसमें ये कहा गया कि आपातकाल से संबंधित विधियों को, जो आपातकाल से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, जो विधि बनाए गए हैं, उन विधियों के अंतर्गत जो कार्यकारी इस पर जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को वो चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी अदालत में आप जाकर उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रतिबंध अगला इसमें क्या प्रभाव पड़ा। आर्टिकल 359 क्या कहता है। आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 359 के तहत कि अगर मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है आपातकाल के दौरान तो आपके न्यायालय में जाने के जो अधिकार हैं वो उसको निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपको न्यायालय में जाने का अधिकार को वो निलंबित करता है, उसको रोक सकता है। ठीक है, उसके पास राष्ट्रपति के पास अधिकार है। किसके तहत, आर्टिकल 359 के तहत। ठीक है, इसमें भी 44वें संविधान संशोधन के बाद 2 प्रतिबंध लगाए गए। उसमें पहला प्रतिबंध क्या रहा, उसमें पहला प्रतिबंध ये था कि राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 20 और 21 जो प्राणदैहिक स्वतंत्रता जो कि हमारा है और जो दोष सिद्ध से संरक्षण का जो अधिकार हमारा है वो अधिकार जो हैं वो लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। यानी कि वो अधिकार हमारे सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू भी होता है तो हमारे 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 हमारे सुरक्षित हैं, उसको राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है और ना ही अदालत में जाने के लिए हमारे अधिकार को निलंबित कर सकता है। उसका दूसरा प्रतिबंध क्या है, दूसरा प्रतिबंध ये है कि उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं कानूनों को संरक्षण प्राप्त है इसमें, और किसी कानून को नहीं। तो फ्रेंड, इस प्रकार से जो आपातकालीन प्रावधान में जो राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में जो दिया गया है उसके विषय में आज का ये हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।